जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पता तो होगा ही भाई। तो आज की क्लास में पहली बात तो ये भाई, कम से कम हमारी 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम आप सभी को एक बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ाएंगे जो हमें ऐसा लगता है कि भाई बड़ा ही कठिन है, लेकिन हम कठिन को भी आसान बनाएंगे। आप सभी को यह लगेगा कि सर बड़ा ही हार्ड है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चे, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। जो अभिक्रिया का वेग है वो ताप पर निर्भर कैसे करता है, वो आज आप सभी को दिखाना, आज सभी को दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही कठिन टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कल का HW नहीं सीखो, डाउट में भेज देना, हम सॉल्व करके भेज देंगे आपको, ठीक ना। डाउट में भेज, ठीक ना। हाँ, दोनों चीजें हैं भाई, मतलब कठिन भी है आसान भी है, कठिन भी है आसान भी है। इसलिए थोड़ा सा हम पैनल PDF लिखे हैं जिससे आपको ज्यादा टाइम वो समझाने पर हम दे सकें, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा, लिखने पर समय जाएगा। तो हमने लिखने का समय ना दे करके हमने आपको समझाने के लिए टाइप दिया है। क्या होता है भाई, कह रहा है कि अभिक्रिया की वेग पर ताप पर निर्भरता। ये NCERT का टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही कठिन सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ, ठीक है। तो चलिए भाई हम समझते हैं। आप सभी ने पढ़ा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता क्या होता है। तो सिंपल सा है कि अगर हम ताप में बढ़ाते हैं, है ना, ताप को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। पहली लाइन लिखो मेरे साथ। आप सभी जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। धीरज आओ, पढ़ो प्यारे बच्चे, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं भाई यहां पर हम लोग कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये आप सभी ने पढ़ा है। तो भाई इसको कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दें, है ना, इसका मतलब यही हुआ कि अतः अभिक्रिया के वेग में, अतः अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया का ऐसा लिखते हैं, अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अर्थात वेग स्थिरांक 2 गुना होता है। वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। क्या आप सभी ने इसको समझा, ठीक है। यहां पर क्या आप सभी ने समझा क्या है प्यारे बच्चे। आप सभी को बोला गया कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता ही है। आप सभी ने इसके पहले भी बढ़ा था, है ना। जो अभिक्रिया का वेग होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गति करने में क्षमता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा बताए थे, है ना। ये भी बताए थे कि जब अभिक्रिया का वेग का ताप बढ़ाते हैं तो जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो आपस में टकराते हैं, और जितनी जल्दी टकराएंगे, जैसे जल्दी टकराएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ये होता है। तो सिंपल सी लाइन, ये सारी चीजें थी प्यारे बच्चे। ये एक प्रायोगिक राशि है, इसको प्रयोग कर कर ही लिखा गया है। आर्हेनियस ने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने पॉइंट लिखकर कहा कि अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ा देने पर, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बोलो समझ में आया। जब भी प्यारे बच्चे अभिक्रिया का वेग का हम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग दुगना होगा, अर्थात वेग स्थिरांक भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो एक आर्हेनियस समीकरण आते हैं। कौन आता है, आर्हेनियस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके समीकरण को, लेकिन अभी हम आप सभी को यहां पर बताएंगे आर्हेनियस समीकरण होता क्या है भाई। इसको आप सभी को याद रखना पड़ेगा। इसका विस्तृत रूप इस टॉपिक के बाद ही आप सभी को पढ़ाएंगे। तो आर्हेनियस ने एक समीकरण निकाला, क्या निकाला, K बराबर A इंटू
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन प्यारे बच्चे आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ये आर्हेनियस का एक समीकरण है। ठीक है, क्या बोले भाई, आर्हेनियस ने एक समीकरण निकाला। जब इतना सारी चीजें बताई तो उन्होंने, आर्हेनियस थे, आर्हेनियस एक समीकरण लेकर आते हैं और उन्होंने इसको पूरा भी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इतना समझना, कब क्यों कैसे थोड़ा सा नहीं, अगर करोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए टॉपिक को एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। तो आर्हेनियस समीकरण के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां पर हम आप सभी को एक एक पॉइंट बता देते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। यहां पर के क्या है, तो के है वेग स्थिरांक, के है वेग स्थिरांक। यहां पर ए क्या है, ए है आवृत्ति गुणांक, क्या है, आवृत्ति गुणांक है। यहां पर ई ए क्या है, ई ए है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, तो आर है गैस नियतांक, आर है गैस नियतांक। और टी है ताप, जिसे हम परम ताप बोलते हैं, परम ताप कहते हैं। ठीक है, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया? आप सभी मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर, यहां तक हम आपकी बात समझ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम आप सभी को ये बताएं, हाँ, ई अपॉन आर टी का पूरे पावर में एच है क्या, नहीं भाई, यहां पर क्या है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन क्या है, आर टी है, ये होगा। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आर्हेनियस ने कहा, आर्हेनियस ने यह कहा कि यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, दुगुना होता है। तो भाई यहां इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं, है ना, इस समीकरण से। यहां पर आप देखो क्या है सर, टी है, यहां पर क्या है, टी है, मुझे जवाब देना। यहां पर टी है ना, टी क्या है, परम ताप है। और इस परम ताप टी पर वेग स्थिरांक कितना है सर, के है। समझ रहे ना, यहां पर परम ताप जब टी है, सिर्फ टी है, तो कितना है, सिर्फ के है। मतलब आप लिख सकते हो ना, बोल सकते हो जो के है वेग स्थिरांक, वो किसके बराबर है, टी के बराबर। बोलो, ई बेस है ना, एक चर राशि है। ये क्या है, एक चर राशि है। बताओ जल्दी से मुझे बताओ प्यारे बच्चे, यहां पर देखो सिर्फ टी है, मतलब मान लो यहां पर ताप टी है, तो इसका वेग स्थिरांक सिर्फ कितना है, के है। यस या नो, यस या नो, हाँ। तो अब क्या होगा भाई, यदि हम अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, यदि हम अभिक्रिया का तापमान जो पहले टी था, अब उसको कितना कर दिए, 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिए, बढ़ा दिए, तो बताओ के का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। ई क्या है, एक चर घातांकी राशि बोलते हैं उसको। चलो जल्दी से बताओ मुझे, आप सभी ये बताओ कि यहां पर अब इस तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, तो बताओ के कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, है ना, क्योंकि बोला गया है ना, हमको एक प्रायोगिक राशि में निकाला गया कि अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो यहां k नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। क्या आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया? 20 नहीं होगा रे लल्ला बच्चे, 20 नहीं होगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो जो वेग स्थिरांक होगा, जो वेग होगा वो दुगुना होगा, क्योंकि कहा गया ना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। जब अभिक्रिया का वेग दुगना होगा तो वेग स्थिरांक भी कितना होगा, दुगना हो जाएगा। लोगों के द्वारा यह मत हुआ कि भैया हम समीकरण से तो निकाल सकते हैं, क्या हो सकते हैं, समीकरण के निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको हमको किस में समझना है, ग्राफ के माध्यम से समझना। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं मुझे। आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप सभी मुझे जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आइए ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये बढ़ा कैसे, है ना, ये बढ़ा कैसे, वो हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप मन लगाकर इसको पूरी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ जल्दी से भाई समझ नहीं आता है, इतना दिक्कत करता ही है। ये हो गया, यहां पर होगा गतिज ऊर्जा और यहां पर होगा अणुओं का अंश,
अणुओं का अंश मीन्स प्यारे बच्चे जो भाग बच रहा है या जो भाग है जो अभिकारक है उनकी बात हो रही, अणुओं का अंश। यहां पर भी क्या होगा, ये हो गया गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और ये है अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। अच्छा प्यारे बच्चे एक कहानी सुनाते हैं। क्या सर कहानी सुनाइएगा? नहीं कहानी नहीं सुनाएंगे, हम केमिस्ट्री में कहानी कम सुना सकते हैं, ठीक है। आर्यन प्यारे बच्चे हम आपका रोज यही कमेंट देखते और आप भरोसा किए हैं तो आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट भी आएगा, ठीक ना। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, कॉपी पेस्ट मत आइए, ठीक है। अणुओं का अंश का मतलब यही होता है प्यारे बच्चे, जब अभिक्रिया होगी तो क्या क्या अभिकारक और उत्पाद की क्या क्या सारी चीजें अणु अणु के रूप में वही सारी, ठीक है, वही ध्यान देना है ना। अणुओं का अंश गतिज ऊर्जा, अणुओं का अंश गतिज ऊर्जा, ये हो गया। आइए हम यहां पर आप सभी को बताते हैं। मेरे पास मान लो प्यारे बच्चे 100 अणु हैं। ध्यान से समझना, हर एक टॉपिक को समझना प्यारे बच्चे, बहुत मजा आएगा समझने में। ग्राफ को कोई इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं, मैं भी चाहता तो जितना अभी आगे पढ़ाए ना उतना बताते कि आगे निकल जाता, लेकिन नहीं, हमने पूरा प्रयास करेंगे इस बात को समझने का। कोई नहीं पढ़ाएगा लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना। देखो मान लो प्यारे बच्चे मेरे पास कितने कण हैं सर? 100 कण हैं, ठीक है ना। मेरे पास कितने कण हैं? 100 कण हैं, कुल 100 कण हैं। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे इस 100 कण में मान लो 60 कण ऐसे हैं। ये 60 कण नहीं भाई, 60 कण तो ज्यादा हो जाएगा। मान लो प्यारे बच्चे, हाँ 60 ही मान लेते हैं। 60 कण की ऊर्जा कितनी है? तो 60 कण की ऊर्जा हम मान लेते हैं 40 है। 60 कण की ऊर्जा कितनी है? 40 है। उसकी ऊर्जा कितनी है प्यारे बच्चे? 40 है, ठीक है। ये 40 हो जाए। मान लो प्यारे बच्चे 100 में से 60 तो निकल गए। मान लो 20 कण ऐसे हैं, 20 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 0 से 39 के बीच में है। कितने के बीच में है? 0 से 39 के बीच में कुछ है। फिर उसके बाद कितने बच रहे हैं भाई? 20 बच रहे हैं। हम 20 बच रहे हैं तो कितने? 10 कण ऐसे हैं। कितने कण हैं? 10 कण ऐसे हैं। कण लिखो, 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा हमारे पास प्यारे बच्चे कितनी है? 41 से 60 के बीच में है। 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 41 से किसके बीच में? 60 के बीच में है। और फिर हम मान लेंगे प्यारे बच्चे 10 कण ऐसे हैं, 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। बोलो, मोटी मोटी बात यहां तक आप सभी समझ गए। 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से क्या है? अधिक है। ठीक है, यहां पे हो गया। 100 कण मेरे पास ऐसे हैं जिनमें 60 कण जिनकी ऊर्जा 40 है, 20 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 0 से 30 के बीच में है, 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 41 से 60 है, और 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। ये नहीं बनाना है, अभी इसको समझ प्यारे बच्चे। मान लो इन 10 कणों को हम एक डिब्बा में भर दें, इन 100 कणों को हम पूरे एक डिब्बा में भर दें, और आप सभी से हम कहें, है ना, आप सभी से हम ये कहें कि चलो आप इनमें कणों को पकड़ो। ये जो कण भरे गए हैं ना डिब्बे में, इनमें कणों को पकड़ो। तो आप बताइए किस कण को आप जल्दी से आसानी से पकड़ सकते हैं? ये कण है ना, और ये डिब्बा है, समझ लो। आप हाथ कहेंगे हम हाथ डाल के कणों को पकड़ो, तो किस प्रकार के कण को ज्यादा पकड़ सकते हैं? चलो जवाब दो। किस प्रकार के कण को 60 से अधिक? सही तो है भाई। किस कण को आप आसानी से पकड़ सकते हो? 40 एनर्जी वाले को। कुछ लोग कह रहे हैं जिसकी 40 ऊर्जा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10 कण वाले को। अरे प्यारे बच्चे, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, डिब्बा में हाथ डाले, डिब्बा में हाथ जब डालोगे तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो वही तो आएगा। ये तो करा 20 कण वाले को कहे भाई ऊर्जा कम मत जाना, ऊर्जा भले कम है, ऊर्जा भले कम है, लेकिन कणों की तो संख्या तो कम है। 0 से 39 वाले ऊर्जा की बात छोड़ो प्यारे बच्चे, यहां पर 39 है, यहां पर 1 बढ़ा है, लेकिन सोचो यहां पर सिर्फ 20 कण है और यहां पर 60 कण है। तो इसका मतलब 60 कण वाले को ज्यादा आसानी, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है, क्योंकि इसकी क्या है? संख्या अधिक है। और जब संख्या अधिक है तो जैसे हाथ डालोगे वैसे टकराना शुरू होगा, जल्दी से पकड़ लेना। क्लियर?
क्लियर है ना? मतलब 60 कण वाले जिसमें होंगे उसको आपको पकड़ने में आसानी होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहां पर कितने कण हैं? 40 ऊर्जा वाले हैं। कितने ऊर्जा वाले? 40 ऊर्जा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब ऊर्जा 40 है, जब ऊर्जा क्या है भाई, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक ना, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, इसको छोटा सा लिख देंगे, गतिज ऊर्जा, यहां पर लिख देते हैं, आप समझिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ। ये हो गया गतिज ऊर्जा। मतलब 40 जब ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा? जब ऊर्जा 40 होगी, हाँ, ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करेगा, कण की संख्या पर। जब ऊर्जा 40 होगी तो जो 60 कण है, अर्थात 40 ऊर्जा पर कणों की संख्या सबसे क्या है? ज्यादा है, तो ग्राफ भी सबसे ज्यादा मिलेगा। यस या नो? अगर कण ज्यादा 40 ऊर्जा पर 60 कण है तो इसका मतलब ग्राफ भी ऊपर होगा कणों का। सबसे ऊपर 60 कण है तो सबसे ऊपर ही तो होगा, तो हम इसका ग्राफ भी सबसे ज्यादा मिलाएंगे। मतलब सबसे अधिक कण मान लो यहां पर मिल रहे हैं, इस रेखा पर मिल रहे हैं, इस रेखा पर मिल रहे हैं, ये तो होगा ना? तो होगा क्या प्यारे बच्चे कि यहां पर देखो, यहां पर तो 40 है ना, 40, इधर जितने भी होंगे, यहां पर 0 है ना, तो 0 से 39 के बीच में 20 कण है। 0 से 39 के बीच में कितने कण? 20 कण। लेकिन 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 सबसे मिड पॉइंट पर, सबसे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया भाई, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, यहां पर लिखते हैं 40 कण, यहां पर है ना, ये 0 से 39 के बीच का आरेख हो गया। धीरे धीरे सबसे उच्चतम बिंदु पर ही तो 60 कण मिलेंगे, सर यहां पर सीधा रेखा एकदम ऊपर चला जाएगा, सीधा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो यस या नो? फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर कम हो जाएगा भाई, ऐसे। बोलो ये ग्राफ कुछ समझ में आया भाई? 60 से अधिक नहीं होगा, अभी बताएंगे 60 से कण का अधिक कैसे होगा, वो सारी चीजें आप सभी। ये ग्राफ समझ में आया? देखो ग्राफ जल्दी से कोई समझाता नहीं, इसी देखो, 0 से हम कितना है, 0 से 39 ऊर्जा वाले चला, चला 20 कण है, यहां से ऐसे चलेगा,
यही पर देखने को मिलेगा। मतलब जब ऊर्जा 40 होगी तो सबसे ज्यादा ऊंचा ग्राफ होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अणुओं का अंश का, तो अणुओं के अंश का ग्राफ सबसे ऊपर यहीं पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद धीरे 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 कणों की संख्या कम हो रही है। देखो पहले 20 था, 0 से 39 यहां पर धीरे धीरे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। जब यहां पर अणुओं के अंश जब 60 पर पहुंचा, 40 पर 60 पहुंचे, लेकिन कणों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। यस सर, धीरे धीरे कणों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, सीधे स्लॉट हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई आप सभी को, है ना? तो यहां पर प्यारे बच्चे, जब इस ऊर्जा की हम बात करेंगे, इस 40 ऊर्जा की बात करेंगे, तो यहीं पर कणों की संख्या ज्यादा होगी। यहां पर कणों को हम ज्यादा पकड़ पाएंगे, है ना? यहां पर जब ऊर्जा 40 होगी तो हम कणों को क्या कर सकते हैं, ज्यादा पकड़ सकते हैं। कणों को क्या कर सकते हैं, ज्यादा पकड़ सकते हैं। तो जब यहां पर ज्यादा पकड़ सकते हैं तो इस ऊर्जा को हम बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। मतलब यहां पर कणों को ज्यादा है ना, 40 ऊर्जा के लिए कणों 60 हैं, तो इसका मतलब यहां पर कणों की पाई जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी, ज्यादा कण हम लोग पकड़ सकते, ठीक है? ये तो यहां पर ज्यादा हो गया, बाकी नीचे धीरे धीरे कण कम होंगे। फिर अब देखो नीचे धीरे धीरे कण कम होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इधर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इधर देखो ऊपर जाओगे तो अणुओं की संख्या मृत होगी, नीचे ऐसे सलाट होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बोलो, ये समझ में आया आप सभी को? सर पकड़ के दिखाइए, कैसे पकड़ लेंगे भाई, बोलो समझ में आया? तो भाई यहां पर आप थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ रहे हैं। बोलो पहले मुझे बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आया? सब लोग जवाब देना, कैसे? क्या भाई? हाँ, डिफिनेशन लिख रहे हैं, डिफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं है भाई सर, ग्राफ भी बनाना, बिल्कुल बनाना है। गुफा लग रहा है, गुफा नहीं भाई, चल लीजिए बताओ, पहले समझ में आया? समझ गए? अब कुछ भी ले सकते हैं भाई, पहले समझ में आ गया? हाँ चलो, जब यहां पर आ गया तो आप समझ सकते हैं, जब इस लाइन को ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भाई, देखो कुछ कण होंगे जब यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर ऊर्जा क्या होगी, यहां पर इतने बीच में 41 से 60 के बीच में होगी। कितना होगा, 41 से 60 के बीच में, लेकिन यहां पर 60 आ गया, तो 41 से 60 के बीच में यहां तक आ गया, 60 से ज्यादा इधर होगा, क्या होगा, इधर क्या है प्यारे बच्चे, 60 से ज्यादा मान है, ये वाला मान, ये वाला जो कण है आपको यहां पर जो कण मिले हैं, ध्यान समझना, हमने बिंदु माना यहां पर 60 मान लिया ना, 60 के आगे जितने हैं, यहां पर कितने कण प्राप्त हुए, 10 कण प्राप्त हुए हैं, जिनकी ऊर्जा 60 से क्या है, अधिक है। सिंपल सा बात है भाई ना, देखो जिनकी ऊर्जा 0 से 39 के बीच में वो 20 कण हैं, तो 20 कण ऊपर की ओर बढ़े बढ़े बढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा किस कण के हैं, 60 कण के हैं, 60 कण मिड पॉइंट पर आ गया, यहां पर सबसे ज्यादा कण है, तो 40 पर इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहां पर कणों के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती, प्रायिकता ज्यादा होती है, तो इसे हम बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, ठीक है? फिर नीचे की ओर हम आए, तो 40 से यहां तक 60, 41 से 60 कितने कण हैं, सिर्फ 10 कण हैं, और इधर ये जो कण मिले हैं, ये वाले भाग, ये जो रंगे हुए भाग है ना, ये 10 कण हैं, कितने कण हैं, 10 कण हैं, लेकिन ये 10 कण कौन से हैं, जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। तो हमने कलर किया है, ये जो कलर हमने किया है, ये कितने कण हैं, 60 से अधिक ऊर्जा वाले हैं। हाँ, आपको रीना कैसे पता चलेगा, बता तो रहे प्यारे बच्चे, पढ़ो फिर उसके बाद ज्यादा समझ, पहले समझो तो। बोलो यहां पे कौन से कण हैं, जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है, जिनकी ऊर्जा 60 से क्या है, अधिक है। यहां वाले देखो, यहां तक 60 तक ना, यहां तक 60 तक, इधर भी 10 कण है, यहां पर सबसे ज्यादा 60 है, ये इधर जितना ग्राफ दिख रहा है 20, लेकिन ये वाला जो ग्राफ आप सभी को दिख रहा है, ये 60 से अधिक ऊर्जा वालों के लिए है, ठीक है? 60 से अधिक वालों, जब इतना हो गया, अब भाई क्या होगा, एक होता है सक्रिय ऊर्जा, एक होता है जो EA है, वो क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा, क्या होता है प्यारे बच्चे, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अभी थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जो अभिकारक होते हैं,
जो अभिकारक होते हैं उसको वो सबसे पहले किस में बदलते हैं? मध्यवर्ती में। जो अभिकारक होते हैं वो सबसे पहले किस में बदलते हैं? मध्यवर्ती में। और मध्यवर्ती के बाद किस में बदलते हैं? वो उत्पाद में बदलते हैं। ठीक ना? कोई भी अभिकारक होगा, ये अभिकारक पहले मध्यवर्ती में बदलता, बाद में उत्पाद में बदलता। ये सक्रियण ऊर्जा है क्या? है ना? सक्रियण ऊर्जा है क्या? तो वो ऊर्जा प्यारे बच्चे जो अभिकारक को किसमें बदलते? मध्यवर्ती के रूप में। वह ऊर्जा जो अभिकारक को किसमें बदलते? मध्यवर्ती में बदलने के लिए आवश्यक हो, उसी को हम सक्रियण ऊर्जा, और मध्यवर्ती में बदलने के लिए आवश्यक हो उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब भी प्यारे बच्चे मध्यवर्ती में बदलेगा तो मध्यवर्ती बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए अस्थायित्व रहता है। मतलब ऐसा समझो कि मध्यवर्ती डायरेक्ट उत्पाद में बदला हुआ रहता है, लेकिन मध्यवर्ती रहता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। तो अभिकारक को किसमें बदलने के लिए? मध्यवर्ती बनाने के लिए। अभिकारक को किसमें बदलने के लिए? मध्यवर्ती बनाने के लिए कितने ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? जितनी भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसी को हम सक्रिय ऊर्जा की बात करेंगे। वही क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर आओ। मान लो ये जो व्यवस्था हम लोग आप सभी को बताया, हमने आपको समझाया, इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 60 है। इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 60 है। इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 60 है। ऐसे समझो आप, यही काम है। मध्यवर्ती का मतलब बीच में प्राप्त होता है। ठीक है रचना? ये बीच में प्राप्त होता है। अभी आप बताओ सक्रिय ऊर्जा क्या हो प्यारे बच्चे? अभिकारक को मध्यवर्ती बदलने के। जब भी मध्यवर्ती बनेगा तभी उत्पाद बनता है। ये बीच में कुछ सूक्ष्म समय के लिए बनता है। ठीक ना? दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ही अस्थायी होता, बहुत ही अस्थायी होता। तो अभिकारक को मध्यवर्ती बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसी को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो हमने ये जो प्रोसेस अपनाया है, ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई है, उसकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है प्यारे बच्चे? 60 है। कितनी है? उसकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 60 है। मतलब जिस कण की ऊर्जा, ये जितने भी कण हैं, ध्यान सुनना, ये जितने भी कण हैं, जैसे 60 कण है, इनकी ऊर्जा 40 है। 20 कण है जिनकी ऊर्जा 0 से 39 के बीच में है। 10 कण है जिनकी ऊर्जा 41 से 60 के बीच, और 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। तो इन सभी की मान लेते हैं सक्रिय ऊर्जा कितनी है? तो इन सभी की सक्रिय ऊर्जा 60 है। और सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो अभिकारक को किस में बदल दे? उत्पाद में बदल। ये तो है ना? सक्रिय ऊर्जा वही है जो अभिकारक को किस में बदल दे? उत्पाद में। जिसकी ऊर्जा 60 से कम होगी, देखो गोविंद परी है ना, गोविंदा परी, और भी अंक ले सकते हैं, समझाने के लिए हम ऐसा ले रहे हैं। ठीक ना? जिसकी ऊर्जा, जिसकी सक्रिय ऊर्जा 60 से कम होगी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा ही है जो अभिकारक को उत्पाद में बदलती है। सक्रिय ऊर्जा ही है जो अभिकारक को किसमें बदलती है? मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती से उत्पाद में बदलता है। तो मतलब किसी को उत्पाद में बदलना है, किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, तो भाई सक्रिय ऊर्जा का मान 60 होना चाहिए। तो मुझे आप सभी बताओ कि भाई 60 कण वाला उत्पाद में बदलेगा कि 20 कण वाला, कि ये 10 कण वाला, या फिर ये 10 कण वाला? इनमें जितने भी कण हैं कौन उत्पाद में बदलेगा? इनमें कौन उत्पाद में बदलेगा? जवाब समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे आएगा, भटकना नहीं है। है ना? कौन सा भाग लेगा? जिसकी ऊर्जा 60 से अधिक है। जिसकी ऊर्जा क्या है? 60 से अधिक है। 10 कण वाला, लेकिन कौन सा? जिसकी ऊर्जा 60 से अधिक है। भाई देखो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये हम सारी चीजें मानकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसकी ऊर्जा 60 से अधिक होगी वही तो होगा ना? यही तो होगा भाई। ये क्या है? सक्रिय। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे आप सभी बता दो, 60 ऊर्जा है तो सिर्फ बदलेगा कौन? यहां पर 60 से अधिक वाला ही तो बदला है, मतलब सिर्फ 10 कण ही बदला है। उत्पाद हमको कितने का मिला है? सिर्फ 10 कणों का ही मिला है। ये जो उत्पाद आपको दिखा कलर वाला भाग, ये सिर्फ 10 कणों का ही है। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब क्या करते हैं? अब ध्यान सुनो। यदि मान लो इसका ताप थोड़ा सा बढ़ा दें, इस पूरे प्रक्रम का हम ताप क्या कर दें? बढ़ा दें। इस पूरे प्रक्रम का हम ताप क्या कर दें? बढ़ा दें। क्या होगा भाई?
तो क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां पर इन कणों की भी ऊर्जा बढ़ेगी। जब हम इस प्रक्रम का हम ताप बढ़ा देंगे तो इन कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, इन कणों की भी ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। और जब कणों की ऊर्जा बढ़ेगी यहां पर, तो यहां पर जो सिर्फ 10 कण प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या और कणों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं? सर मुझे डाउट नंबर नहीं मालूम है, कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएं, बताओ, बढ़ेगा ना। जब भाई हम इस प्रक्रम को और तापमान दे देंगे, बढ़ा देंगे इसका तापमान, तो जो 40 ऊर्जा 39 ऊर्जा 41 से 60 के बीच में है, इनकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। तो मतलब इनकी भी जब ऊर्जा बढ़ेगी तो यहां पर जो 10 कण प्राप्त हो रहे हैं, इसके कणों की संख्या और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। तो भाई क्या होगा, क्या होगा, ये जो ग्राफ आप सभी को दिख रहा है, ये सभी का ग्राफ दिख रहा है, ये टी वाले के लिए, ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, जब इसका तापमान कितना था, ये कब के लिए है, जब इसका तापमान सिर्फ टी था। ये कब के लिए है, जब इसका तापमान सिर्फ टी था। ये कब के लिए है, जब इसका तापमान टी था। अब हम इसके तापमान को बढ़ा रहे हैं, अब हम इसके तापमान को बढ़ा रहे हैं, और जब तापमान को बढ़ा रहे हैं क्या होगा भाई, क्या होगा, कुछ चेंज आप सभी को देखने को मिलेंगे, है ना। देखो ऐसे हमने लिया, कणों की संख्या में क्या हुई भाई, कुछ तो उत्पाद में बदलेगा ना, तो बदलेगा जी सर। तो हमारा ग्राफ जो कण 10 ही कण प्राप्त हो रहे, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके कणों की संख्या में वृद्धि हुई, तो हमारा ग्राफ नीचे ना करके और ऊपर चला जाएगा। भाई पहले 10 ही कण मिल रहे थे, जिनकी हमने माना सक्रिय ऊर्जा 60 है, तो उनके कणों की ऊर्जा 60 है, तो 10 कण ही तो निकल रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, हमने इसके तापमान को बढ़ा दिया, तापमान को बढ़ा दिया, तो हमारा ग्राफ नीचे नहीं आएगा, हमारा ग्राफ और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब सक्रिय ऊर्जा से हमको इतना सारा उत्पाद इससे प्राप्त हो जाएगा, बताओ, इतना प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, बस समझो, ग्राफ है ना ये वाला हो, और भी हमने बढ़ाया, तो जो जितने कण यहां पर प्राप्त हो रहे थे उससे ज्यादा, तो ये वाला ग्राफ कब के लिए है, जब हमने तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। हाँ सर जी समझ नहीं आ रहा है, अंक बाएं से दाएं करके अंक लिख रहे हैं, हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, अब आइए इसको एक बार रिपीट मारते हैं और एक बार फिर से समझते हैं। देखिए दिमाग का दही होना शुरू हो गया ना, यही ग्राफ कोई जल्दी समझाता नहीं है भाई, इसको जल्दी से ग्राफ से कोई समझाता नहीं है। कितना वृद्धि होगा, 2 गुना। जैसे टी है ना, मान लो टी यहां पर 10 है, तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो 2 गुना बढ़ेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आओ, क्या आपको क्या थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, आया तो होगा ही, थोड़ा बहुत समझ में आया, जल्दी से बताओ। पहले बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया, या तो बोलो समझ में आ गया है, या फिर आप बोलो कि हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, तब हम आपको आगे समझाएं। थोड़ा आया, हाँ ये लिखो ना सर, थोड़ा, बिल्कुल। अब आओ, देखो देखो, छुट्टी नहीं करना, इसको समझ के जाना भाई, अभी इसके आगे का भी टॉपिक है, अभी नहीं तो खत्म नहीं होगा भाई, ठीक ना, ध्यान समझो क्या बोले, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन समझो, थोड़ा समझ, आज अभी नहीं समझ में, आप समझ में। देखो सबसे पहले, मेरा पेन कहाँ गया, मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले प्यारे बच्चे देखो, यही ग्राफ हम यहां पर डायग्राम करेंगे, यही ग्राफ यहीं पर बनाएंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। देखो सबसे पहले हम सक्रिय ऊर्जा के बारे में बात कर ले, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान सुना, हम किसकी बात करेंगे, सक्रिय ऊर्जा की। सक्रिय ऊर्जा होती क्या है, तो सक्रिय ऊर्जा वही है जो अभिकारक को किस में बदल दे, मध्यवर्ती में, और मध्यवर्ती के बाद में क्या बदल जाए, उत्पाद में आ जाए, ठीक ना। अर्थात सक्रिय ऊर्जा किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ये तो आप समझ गए, किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होगी, ठीक है, ये तो आ गया भाई। अब आगे आओ, देखो हमने माना मेरे पास 100 कण है, ध्यान सुनना, हमने माना मेरे पास सिर्फ 100 कण है, 100 कण में 60 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 40 है, 20 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 0 से 39 के बीच में है, 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 41 से 60 के बीच में, और 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है।
तो भाई मेरे पास कितने कण ज्यादा है, 60 कण ज्यादा है, तो इसका मतलब जो 60 कण होंगे, है ना, वो सबसे ऊपर ही होंगे यहां पर। तो हमने माना यहां पर हमारा 40 वाला है ना, इस 40 पर जो कण होंगे हमको सबसे ज्यादा मिलेंगे ना। तो होगा क्या, हम यहां पे एक सीधा ग्राफ ऐसे खींचते हैं, यहां पर 0 पॉइंट होगा, 0 से 39 के बीच में ये 20 कण है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भाई कणों की संख्या में वृद्धि होती है, और सबसे ज्यादा कण हमको यहां पर मिलते हैं, ठीक है ना। जहां पर हमको कण ज्यादा मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। क्या हो गया, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अब क्या होगा, धीरे धीरे कणों की संख्या में कमी होगी, जी सर, धीरे धीरे कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, ये ऐसे आगे, ठीक है ना। यहां पर तो मान लेते हैं यहां पर जो ऊर्जा है, यहां पर जो ऊर्जा है क्या है, 60 है, मतलब यहां तक कितने हैं, 60 है। इधर 40 से 60 के बीच में हम आए, तो इतने बीच में जो भी ऊर्जा है वो 40, 41, 42, 43, 44, 45 भी 60 तक है, यहां तक के लिए। ये आगे का जो ग्राफ आप सभी को दिख रहा है, यहां से आगे का ग्राफ, यहां पे जो दिख रहा है आप सभी को, यहां पर, ये आप समझ रहे हैं, यहां पर इसकी, यहां पर जो भी कण प्राप्त हुए, जो भी यहां पर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये कितने हैं, ये 60 से अधिक वाले हैं, 60 से अधिक ऊर्जा जिनकी है, 60 से अधिक ऊर्जा जिनकी वो वाले हैं, अर्थात यहां पर सिर्फ 10 कण होंगे। इस स्थिति में यही होगा, ठीक है, इस स्थिति में यही होगा। तो मतलब प्यारे बच्चे, हम माने यही हैं कि यहां पर ये जो पूरी व्यवस्था लिए हैं, यहां पर हम जो ये पूरी व्यवस्था लिए हैं, इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है, 60 है, ठीक है। यहां पर इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है, 60 है। तो मतलब जब पूरे सिस्टम की सक्रिय ऊर्जा 60 है, तो सक्रिय ऊर्जा जब 60 से ज्यादा होगी, जब सक्रिय ऊर्जा 60 से ज्यादा होगी तभी उत्पाद में बदलेगा, अन्यथा बदलेगा नहीं। जी सर, सक्रिय ऊर्जा 60 से ज्यादा होगी तभी उत्पाद में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 10 ही कण हैं, हमारे पास सिर्फ 10 कण ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। तो मतलब यहां पर जो कण प्राप्त हुए वो सिर्फ 10 कणों का ही उत्पाद प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ लो। यहां पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ है ये सिर्फ 10 कणों का ही प्राप्त हुआ है। अब करना क्या है, मान लो भाई जो 40 ऊर्जा, जो 60 कण है जिनकी ऊर्जा 40 है, जो 20 कण है इनकी ऊर्जा 0 से 39 के बीच में है, और जो 10 कण है इनकी ऊर्जा 41 से 60 के बीच में है। इनको हमको उत्पाद में बदलना है, इनको हमको किस में बदलना है, इनको हमको उत्पाद में बदलना है। इसका मतलब इसके तापमान में वृद्धि करना पड़ेगा, यस या नो, इनके तापमान में हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो यहां पर भाई आज सुनील अधिक ले सकते हो, ज्यादा ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, हम सिर्फ अपना पैटर्न बता रहे हैं कि भाई इसको समझा रहे हैं, मान लो, समझ लो, पूरा मैथ का है ग्राफ, ये समझ, ठीक ना, ये समझ लो। अब क्या करते हैं, 10 कण ही तो बदलेंगे भाई, जब इसकी इस पूरे निकाय की व्यवस्था कितनी है, 60 है, सक्रिय ऊर्जा 60 है, तो सिर्फ यही वाला कण ही तो बदलेगा, यही वाला तो कण ही तो बदलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आप इस सिस्टम की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, इस सिस्टम की ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे। तो ये जो कण हैं इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यस सर, इनकी भी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये सभी कण भी तो उत्पाद में बदलेंगे। ये सभी जब इनकी व्यवस्था में, इनकी ऊर्जा में हम वृद्धि करेंगे, हम तापमान में इनकी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ये कण की भी ऊर्जा बढ़ेगी, और ये जब कणों की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण भी उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो जो उत्पाद सिर्फ 10 कणों का प्राप्त हो रहा था, जो यहां पर उत्पाद सिर्फ 10 कणों का प्राप्त हो रहा था, हम और बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो हमारा जो उत्पाद है उसकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये देखो हम यहां पर ऐसे बढ़ा दिए, तो मेरा ग्राफ जो पहले नीचे आ रहा था, अब तापमान बढ़ाने पर जो 10 कण नीचे की ओर थोड़ा कम प्राप्त हो रहे हैं, भाई ज्यादा प्राप्त होंगे, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, टी के लिए है, और ये वाला ग्राफ जब हम उसमें 10 डिग्री सेल्सियस में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अभी बताओ क्या आप सभी को समझ में आया, ठीक ना। अब देखो पहले इतना ही प्राप्त हो रहा था, जब तापमान में नहीं वृद्धि किए थे, जब टी था तो हमको इतना मिल रहा था, इतने कणों का उत्पाद मिल रहा था। लेकिन जब हम तापमान को बढ़ाए,
तो हमको जो उत्पाद है अब इतना सारा मिल रहा है, यही हमको दिखाना था। तो इसका मतलब यही तो हुआ, इस ग्राफ के माध्यम से हमने यही तो सीखा, अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो उत्पाद बढ़ेगा, और जब उत्पाद बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है, अभिक्रिया का वेग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। भाई उत्पाद ज्यादा हमको मिल रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अभी बताओ, समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया? अभी बताओ, अभी समझ में आया? भाई इतना तो भाई एकदम घुस गए उस टॉपिक में। अर्चना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जब तक समझ ना आए तब तक क्या है भाई, ठीक है। तो आइए इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? अब इसकी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आइए इसकी थ्योरी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। देखो इस थ्योरी को हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहते हैं भाई, थोड़ा सा उसी, इसको बनाने वाले कौन थे, बोल्टमान और मैक्सवेल। बोल्टमान और क्या है, मैक्सवेल है। भाई यहां से सीधे क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता। देखो ये हम आप सभी को बता रहे हैं, आप चाहे ये वाला ग्राफ बनाना और चाहे ये वाला ग्राफ, हम सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग ग्राफ में हमने आपको एक बार पूरा डिटेल में इसमें समझा दिया कि भाई ये ऐसे बना है, उसी ग्राफ का प्रारूप ये वाला भी है। तो चाहे आप ये वाला ग्राफ चाहे ये वाला ग्राफ, सिर्फ समझाने के लिए। देखो आप सभी से क्वेश्चन आप सभी से यही पूछेगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता को समझाइए। निर्भरता को क्या करिए, समझाइए। साथ ही बोल्टमान व मैक्सवेल के रेखीय आधार द्वारा, है ना, रेखीय ग्राफ द्वारा उसकी विवेचना कीजिए, है ना, उसकी क्या करना है, विवेचना कीजिए। हाँ बताओ ना प्यारे बच्चे, अंकित क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बोल्टमान और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग करके अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश में क्या बनाया, ग्राफ बनाया, जो कि अभी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, ग्राफ बनाया। आगे क्या होगा भाई, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है और वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। मतलब प्यारे बच्चे यही तो है, आप ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि यदि तापमान में वृद्धि की जाए, देखो ये पहले टी था तो नीचे की ओर, ग्राफ नीचे की ओर है, नीचे की ओर। जब तापमान में हमने वृद्धि किया T+10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ग्राफ ऐसे गया और कहां फैल गया, ऊपर दाहिनी ओर फैल जाता है। ये कहना चाहता है, दाहिनी ओर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, फैल जाता है ना। वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा E से क्या है, अधिक है। मतलब प्यारे बच्चे जितना यहां की सक्रिय ऊर्जा है उससे ज्यादा इसकी क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा। मतलब 10 कण वालों की सक्रिय ऊर्जा कम और यहां पर सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो उत्पाद ज्यादा मिला है भाई। तो इसका मतलब यही हुआ कि T+10 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर लगभग T तापमान से दुगुना प्राप्त होता है, अतः T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, मतलब T+10 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर लगभग T तापमान से क्या होता है, दुगुना प्राप्त होता है। मतलब तापमान भी क्या होता है, दुगुना होता है। मान लो ये 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 20। मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस था, तापमान हम 10 डिग्री और बढ़ाए तो वो कितना हो गया, 20। अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 10 डिग्री तापमान से क्या होता है, दुगुना प्राप्त होता है, ज्यादा होता है। तो भैया जब दुगुना तापमान हो रहा है तो T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। हाँ एक कह रहा जन्म तो नहीं पता भाई, जन्म क्या है वही बायोडाटा थोड़ी लिख रहे हैं बस, हाँ इसको लिख लेना है। बोलो समझ में आ गया भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ अब आज का ये टॉपिक नहीं खत्म था कि ये बड़ा बोरिंग था, बड़ा ही कठिन था मेरे हिसाब से, जो आपका दिमाग एकदम से झंझना गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा लगभग 50 मिनट इसको समझा लिया। तो क्या आप सभी को प्यारे साथी अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं, है ना। तीसरी लाइन कौन सा, ये वाला है ना, सीधा है। वक्र से स्पष्ट है कि वक्रों अणुओं का अंश है जिनकी ऊर्जा E से अधिक है। तो इसका मतलब यही है प्यारे बच्चे, यहां पर इस वक्र से स्पष्ट यही होता है कि इनकी सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है, इनकी सक्रिय ऊर्जा का मान कम है। ये समझना, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है। ये सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चे समझने का।
ग्राफ को, ठीक है ना। तो आप सभी यहां से शुरू करिएगा, ग्राफ बनाइएगा और ये लिख लीजिएगा। कल की क्लास में हम आप सभी को एक बार बढ़िया तरीके से और समझा क्या देंगे, आप एक बार रिपीट मारिएगा ना तो सारी चीजें दिमाग का दही हो गया। लेकिन समझ में तो आया ना भाई, हम छोड़ देते, हम सिर्फ आपको बताए ना, अगर हम चाहते तो हम मुझे इतना बता देते, बस इतना बता देते और इस आर्हेनियस समीकरण का पूरा विश्लेषण कर देते, काम खत्म। लेकिन नहीं, हम ये नहीं समझे, हम चाहे कोई नहीं बताता, बस कोई भी टीचर बताएगा इतना ही बताएगा, भाई 2 गुना होता, लेकिन हमने आपको 2 गुना दिखाया भी था। ये T पर K है तो जब 2T हो जाएगा तो 2K हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ तो 2K, सिंपल सा बात है। लेकिन हमने सोचा नहीं, आपको ग्राफ से हम फील करवाएं, ग्राफ से समझाएं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कल चैप्टर खत्म कर जाए, ठीक है ना। कल खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हमको सक्रिय ऊर्जा पढ़नी है, संघटवाद सिद्धांत, तो कल की क्लास में खत्म, ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर से आप लोग एक बार, अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी हमने पूरा प्रयास किया आपको समझ में, प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चे, जरूर जवाब दीजिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।